गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्यू में। जैसा कि हम एक लगातार जिस प्रकार से हम स्कूल में पढ़ते थे उसी प्रकार यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। हमने एसएसटी स्टार्ट की, एसएसटी में चैप्टर 2 आपका पढ़ाया। फिर उसके बाद हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की, ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 2 पढ़ाया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी के बाद सीधे आए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर, उसका आपको चैप्टर 2 पढ़ाया जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीपुल एज अ रिसोर्स। इससे पहले देखिए, अभी तक आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, मतलब इकोनॉमिक्स को अभी तक आप नहीं जानते थे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। पर 9th से आपके एक और सब्जेक्ट जुड़ जाता है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। मतलब मैंने कहा हर वैसी चीज जिसमें आपको पैसे का लेन देन समझ में आए, मतलब आपको कहीं ना कहीं मनी ट्रांसफर जैसी चीजें समझ में आए, मनी के सर्कुलेशन जैसी चीजें समझ में आए, तो वो सब आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इसके पहले आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ा और अब पढ़ने जा रहे हैं पीपुल एज रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स। ठीक, अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर के नाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इस चैप्टर का नाम है उसका नाम है पीपुल एज रिसोर्स। तो पीपुल तो आप समझ गए, पीपुल का मतलब हो गया लोग, और रिसोर्स का मतलब क्या होता है यही आपको जानना होता है कि भाई यहाँ पर रिसोर्स का क्या मतलब है। तो अगर पीपुल एज ए रिसोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिसोर्स का मतलब होता है, तो सबसे पहले हम रिसोर्स की डिफिनीशन जान लेते हैं। रिसोर्स की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है, मतलब क्या चीजें आपकी रिसोर्स कही जाती हैं। तो मैंने कहा एनीथिंग दैट कैन satisfy our needs, anything that can satisfy our needs which is known as resources। मतलब समझ लेते हैं कि हर वह चीज जो आपकी जरूरतों को पूरा कर रही है वह सब आपकी रिसोर्स कहलाती है। जैसे आप पेन से लिख रहे हैं तो पेन क्या हुआ, आपके लिए एक रिसोर्स हो गया। आप किस पर लिख रहे हैं, आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो कॉपी क्या हो गई, आपके लिए एक रिसोर्स हो गई। उसके बाद और देखेंगे कि आप पानी पी रहे हैं तो ग्लास क्या हो गया, आपके एक रिसोर्स हो गया। मतलब आपके चारों ओर जो भी चीजें आप उपयोग कर रहे हैं वह सब क्या है, एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। मतलब हर वह चीज जो आपकी जरूरतों को पूरा करती है, मतलब एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स विच नोन एज रिसोर्सेज। मतलब हर वह चीज जो हमारी नीड्स, हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई कर रही है वो क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। और इस चैप्टर का नाम है पीपुल एज ए रिसोर्स। मतलब क्या हम लोग भी एक रिसोर्स का काम करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं? तो हम अपने देश के लिए रिसोर्स का काम करते हैं। हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें नौकरी मिलती है, नौकरी मिलने के बाद हम पैसा कमाते हैं, और पैसा से क्या करते हैं, हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है, हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। अगर किसी देश में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है, तो इसका मतलब है उस देश की जीडीपी अच्छी होगी। तो इसका मतलब है कि पीपुल, लोग भी कहीं ना कहीं देश के लिए रिसोर्स का काम करते हैं। और वही बातें यहाँ पर हम जानने आए हैं कि भाई रिसोर्स क्या होता है। और रिसोर्स मैंने कहा ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। अब लोग कैसे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो देश की नीड है ग्रोथ, और जब लोग जो होते हैं वो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, मतलब शिक्षा प्राप्त करते हैं या पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप ही में से कल को कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, तो वो क्या करेगा, देश का डेवलपमेंट करेगा। मतलब वो देश को एक अच्छी राह पर ले जाने का काम करेगा। इसका मतलब वो क्या है, देश के लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा है। तो लोग कैसे रिसोर्स होते हैं, इसी चीज को इस चैप्टर में आपको समझना है। तो चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर में बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है पीपुल एज ए रिसोर्स। मैंने रिसोर्स को आपको बता दिया। रिसोर्स क्या होता है, हर वह चीज जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, रिसोर्स कहलाता है। और लोग भी कहीं ना कहीं रिसोर्स होते हैं, जैसे कि देश के लिए। अब इसी की डिफिनीशन में आगे बढ़ते हैं कि पीपुल एज रिसोर्स। देखिए आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, पीपुल एज अ रिसोर्स।
ठीक, अब क्या आपका पॉइंट है जब पीपुल एज ए रिसोर्स आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या आपको 3-4 पॉइंट दिमाग में रखने। तो पहला लिखा है इट इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। हम लोग हमेशा देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो किसी देश की अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस देश के लिए खतरनाक होती है, ये आपने हर बार सुना होगा। पर पीपुल एज ए रिसोर्स चैप्टर में कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रोथ पे भी डिपेंड करती है, कि अगर सभी लोग कमाने वाले हैं तो देश का इकोनॉमी ग्रोथ अच्छा होगा। तो वही लिखा है इट इज अफोर्ड टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट। पॉपुलेशन एक गैजेट की तरह है, एक समझ सकते हैं डिवाइस की तरह है फॉर द इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी के लिए, रेदर देन अ लायबिलिटी, मतलब उस पर खराबी ना होकर एक तरह से पॉपुलेशन भी है जो हमारे लिए काम करती है, हमारे देश के लिए काम करती है। आगे इट इज अ वे ऑफ रिफरिंग to a country's working people in term of their existing production skills and ability। मतलब ये जो people है जो रिसोर्स किसको रिफर करता है, तो ये बेसिकली रिफर कर रहा है कि किसी देश के जो वर्किंग पीपुल हैं, मतलब किसी देश की जो काम करने वाले लोग हैं, ये उनके बारे में बताता है, उनके प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में बताता है और उनकी एबिलिटी के बारे में बताता है। मतलब कब होंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि खाली पड़े ऐसे सो रहे हैं बढ़िया मौज से, तो वो भी कहीं ना कहीं रिसोर्स होंगे, तो वो रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स कौन है, जो प्रोडक्टिव स्किल्स दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं देश का ग्रोथ हो रहा है और उनके पास एबिलिटी है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एज ए रिसोर्स काम होते हैं। तो यही लिखा है दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। मैंने कहा लार्ज पॉपुलेशन का केवल एक ही फायदा है, क्या फायदा है, कि वो लोग जो प्रोडक्टिव स्किल जिनके पास एबिलिटी है वो सब देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर में दूसरा जो आपका टॉपिक है फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो दो तरह की कैपिटल होंगी, एक होंगी फिजिकल कैपिटल और दूसरा होगा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये चैप्टर में मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि फिजिकल कैपिटल क्या होती है और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ठीक है। लिखा है व्हेन द existing human resource is further developed for becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन कैपिटल, पहले फिजिकल छोड़िए, अभी फिजिकल के बारे में नहीं, सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है कि ह्यूमन कैपिटल जब आपका बिकमिंग मोर एजुकेटेड, जब लोग यहाँ के ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, और उसके साथ हेल्थ क्योर भी रहेंगे, मतलब उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल का मतलब पैसा, तो ह्यूमन के रूप में पैसे जनरेट करेंगे। अब इसके पहले मैंने बताया फिजिकल कैपिटल, मैंने कहा फिजिकल कैपिटल अगर किसी भी देश में है, ठीक है, किसी भी देश में फिजिकल कैपिटल है, तो उन फिजिकल कैपिटल मतलब जो आपकी भौतिक पूंजी है, पूंजी का मतलब फिजिकल कैपिटल का क्या होगा, जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री में जो आप मशीन पे पैसा खर्चा कर रहे हैं वो फिजिकल कैपिटल है। पर मशीन पे पैसा खर्चा कर भी देंगे तो उसको चलाने के लिए एक ना एक आदमी तो चाहिए, तो वो जो आदमी उसको चला रहा है वो ह्यूमन कैपिटल है। तो बिना ह्यूमन कैपिटल के आपकी फिजिकल कैपिटल किसी काम की नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कौन सी कैपिटल ज्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि बिना ह्यूमन कैपिटल के फिजिकल कैपिटल का कोई उपयोग नहीं होगा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये देखिए मैंने बताया कि अगर आप पीपुल एज अ रिसोर्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कैसे रिसोर्स के लिए जाने जाते हैं पीपुल। तो ये लोग हैं, ठीक है, ये कई सारे लोग हैं और इन लोगों की नॉलेज कहीं ना कहीं रिसोर्स का काम करेगी। क्या क्या ये कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं, मतलब विमान बना दिया इन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना दी। तो ये जो देश के लिए मिसाइल बनाई ना, वो कहीं ना कहीं किसने बनाई, किसी आदमी ने बनाई। बिना आपकी लोगों के कोई रिसोर्स काम के नहीं है। आपके घर में अगर मान लीजिए घर के नीचे भी पेट्रोल का कुआं है, ठीक है, फ्यूजल फॉइल है आपके घर के नीचे, पर बिना आप ह्यूमन कैपिटल का उपयोग किए केवल फिजिकल कैपिटल से आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फिजिकल कैपिटल को यूज करने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। और ह्यूमन कैपिटल क्या, उसकी नॉलेज, उसको पता है कि कैसे निकाला जाएगा, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसका एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसका विजडम, क्रिएटिविटी, ये सब क्या होती है, कहीं ना कहीं आपके एक ह्यूमन रिसोर्स के
अंतर्गत आती हैं। मतलब अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम यूज करेंगे तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब जहां भी, जैसे ब्रेड की फैक्ट्री है, जैसे मैं ब्रेड का एग्जांपल लेता हूं, तो मान लीजिए ब्रेड की फैक्ट्री है, तो आपने ब्रेड की मशीन ले आई, ब्रेड बनाने वाली मशीन ले आई, पर आपको नॉलेज ही नहीं है कि ब्रेड वाली बनाने वाली मशीन कैसे चलेगी, वो किसी एक परफेक्ट व्यक्ति की नॉलेज होगी, तो वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स। एबिलिटी, आपको पता ही नहीं है कि ब्रेड कैसे बनना है, तो वो एबिलिटी क्या कहलाएगी, वो स्किल्स, एजुकेशन, वो सब क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर को हम डील करेंगे क्वेश्चंस के आधार पर, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने क्वेश्चन हैं उतने ही टॉपिक्स हैं, मतलब हर टॉपिक पर एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम अगर एक क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे तो हर एक टॉपिक हमारा क्लियर होता चलेगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector। ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होता है, हो सकता है आपने पहले इसे पढ़ रखा हो, पर यहां से इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। प्राइमरी मतलब पहला, उसके बाद सेकेंडरी मतलब दूसरा, और टर्सरी का मतलब तीसरा। ठीक, तो इसका मतलब लाइन से चल रहा होगा, पहले कहीं ना कहीं जो यूज हो रहा होगा वो प्राइमरी सेक्टर का यूज हो रहा होगा, दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर का यूज हो रहा होगा, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर का यूज हो रहा होगा। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, दिस सेक्टर इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर, मतलब हमारी प्रकृति से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, अब प्रकृति से क्या, जैसे पेड़ पौधे से जो हमें प्राप्त हो रहा है, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब खेती से हमें जो गेहूं चावल ये सब प्राप्त हो रहा है, ये सब प्राइमरी सेक्टर की चीजें हैं। मतलब हर वो चीज जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, उसको हमने किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया है, वो हमें भगवान के द्वारा दी गई है, तो वो सब चीजें किस में आएंगी, तो प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्स, that activity known as primary sector। मतलब हम कोई भी चीज नेचर से प्राप्त करते हैं, वह सब चीजें किस सेक्टर से संबंधित होती हैं, प्राइमरी सेक्टर से। अब एग्जांपल में देखें, इट प्रोवाइडेड द बेस फॉर द ऑल प्रोडक्ट, और नेचर से ही तो हमें सभी चीजें प्राप्त होंगी, तभी तो हम कोई प्रोडक्ट बना पाएंगे। जैसे अगर आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लीजिए कि आप डेयरी की बात करते हैं, तो दूध से दही बन रहा है, दही से बहुत सारी चीजें बन रही है, आप शादी में जा रहे हैं तो दही रायता मिल रहा है आपको, तो वो रायता जो बना है वो प्रकृति से नहीं बना है, पर दूध जो मिला है, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो सब आपको प्रकृति से मिलते हैं। मतलब गाय के द्वारा जो दूध मिल रहा है वो कहीं ना कहीं नेचर द्वारा बना चीज है, उसको किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। मैंने कहा द सेक्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद नेचर, मतलब हर वह चीज जो हमें नेचर से प्राप्त होती है वह सब क्या होती है, आपकी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित होती है, और इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा, यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जाना जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जाना जाता है आपका प्राइमरी सेक्टर। कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो मैंने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर से नाम से ही जाना जा रहा है, तो एग्रीकल्चर हो गया। माइनिंग का मतलब है जब हम धरती को खोदकर फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, कोयला वगैरह निकालते हैं, तो ये कहां है, प्रकृति से प्राप्त हुआ, किसी फैक्ट्री में बन रहा है क्या अंदर धरती के, नहीं, ये प्रकृति के द्वारा लाखों करोड़ों साल तक जमीन के नीचे दबे रहने के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण बनता है। तो ये सब प्रोडक्ट क्या हो गए, आपके प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट हो गए। एक बार फिर से मैं पूरा प्राइमरी सेक्टर आपको बता दे रहा हूं। मैंने कहा द सेक्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद नेचर व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर, मतलब हम नेचर के द्वारा किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अब आप कहें कि सर गेहूं तो हम सर खुद लगाते हैं तो प्रोड्यूस होता है, तो गेहूं क्या अपने आप प्रोड्यूस होता है, नेचर के द्वारा उसे क्लाइमेट मिलता है, नेचर के द्वारा उसे सॉइल मिलती है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, बन रहा है। जैसे इतने टाइम धान लगाई जा रही थी, तो धान लगाई जा रही है, तो नेचर के द्वारा अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो क्या धान हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं जो नेचर से सीधे कनेक्ट होते हैं, या सिंपल सी भाषा में याद रखने के लिए
कि हर वह प्रोडक्ट जो हमें नेचर से प्राप्त होता है वह सब प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है और इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एग्रीकल्चर आ गया, माइनिंग आ गया, डेयरी आ गया, फिशिंग। फिशिंग का मतलब है कि जो आप नदियों में मछलियों को पकड़ा जाता है तो मछलियां कहां से, नेचर से प्राप्त होती हैं, तो फिशिंग, फॉरेस्टिंग, जंगलों से जो आप लकड़ी वगैरह प्राप्त करते हैं वो सब भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर के कौन से एग्जाम्पल है, थोड़ा सा दिमाग यूज करिएगा तो आपको रटने की इस चैप्टर को जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं है कि पहले नंबर पे हमें हर वह चीज, देखिए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो नेचर द्वारा पाई गई चीजों से ही बन रहा है। एक बार दिमाग में लगाइए, सोचिए, एक पेंसिल भी जो बन रही है फैक्ट्री में आके बन रही है पर नेचर के द्वारा पाई गई चीजें लकड़ियों से बन रही है। तो इसका मतलब है कि हर चीज जो भी बन रही है वो सब कहीं ना कहीं आपके नेचर से पाई गई चीजों के द्वारा बन रही है, मतलब प्राइमरी सेक्टर से बन रही है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। अब अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो मैंने कहा सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हो गया दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे हमने प्रकृति से चीजें ली तो प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब प्रकृति से चीजें लेने के बाद हम उसे कहां पर गए, लेकर गए फैक्ट्री, और जब फैक्ट्री लेकर गए या कोई भी आपकी इंडस्ट्री लेकर गए, इंडस्ट्री में क्या किया, उस पर और वर्क करके उसको एक नया रूप दे दिया, न्यू डिजाइन दे दी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी लेवल का या सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट कहलाएगा। सिंपल से इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी इन विच चेंज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर इनटू अ न्यू फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो नेचुरल से हमें चीजें प्राप्त हुई थी उसको हमने एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कहां पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो वो कहीं ना कहीं किस सेक्टर से संबंधित हो गया, आपका सेकेंडरी सेक्टर से। और इस सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा देखिए पहले नंबर पे प्राइमरी सेक्टर से हमें डेयरी मान लीजिए, प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें दूध प्राप्त हुआ। ठीक है, अब डेयरी प्रोडक्ट हमें जब प्राप्त हुआ, डेयरी प्रोडक्ट को हमें आगे ले जाकर कहते हैं दूध की चॉकलेट बनी है। तो चॉकलेट कहां बन रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बन रही है। तो जो चॉकलेट बन रही है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कॉटन से जो क्लॉथ बन रहा है, कॉटन कहां से प्राप्त हो रहा है, कॉटन आपके प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, इस मतलब कॉटन को उगाया जाता है। उसके बाद कॉटन से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कपड़े बन रहे हैं, तो ये जो कपड़े हो गए ये आपके सेकेंडरी सेक्टर की चीज हो गई। शुगर केन से शुगर बन रहा है, गन्ना कहां पर पाया जा रहा है, आपका एग्रीकल्चरल में आ गया। पर गन्ने से जो चीनी बन रही है, चीनी तो फैक्ट्री में बन रही है ना, चीनी तो कहीं उगती नहीं है, तो चीनी क्या हो गई, आपकी सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्ट हो गई। जैगरी का मतलब गुड़ जो हो गया वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो गया। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट। ठीक, एक बार फिर से मैं बताता हूं, मैंने कहा कि आपने प्राइमरी सेक्टर से चीजों को उठाया, प्राइमरी सेक्टर मतलब नेचर से प्राप्त हुई। अब जो नेचर से प्राप्त हुई उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ले गया और नई नई चीजें, नया प्रोडक्ट बनाया। तो जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या बना, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट बना। ठीक, ऐसे लिखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी इन विच चेंज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। जहां पर प्रोडक्ट ऑफ नेचर मतलब जो प्रोडक्ट का वास्तविक नेचर होता है उसको हम चेंज करके चेंज करते हैं किसी नए फॉर्म में, कहां पर, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कॉटन से क्लॉथ बनाना, शुगर केन से शुगर और जैगरी बनाना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर के। मतलब इंडस्ट्रीज में जितनी भी चीजें बन रही हैं सब आपके सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित होगी। अब भैया प्राइमरी सेक्टर से चीजें मिली, इंडस्ट्रियल सेक्टर में गई तो इंडस्ट्री में बनी। अब बनने के बाद उसको लेकर कौन आएगा दुकान तक, तो दुकान तक जो लेकर आएगा वो कौन होगा, आपका टर्सरी सेक्टर होगा। ये देखिए एक छोटा सा आपका बना हुआ है फिगर टाइप का, तो उसमें देखेंगे कि कौन सा सेक्टर क्या है, इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा समझेंगे। तो अगर बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर में आ गया एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर में आ गया प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें प्राप्त हुई उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ले जाकर एक न्यू फॉर्म दे दिया गया, एक नया फॉर्म उसका बना दिया गया। तो वो सब क्या हो गई, आपकी सेकेंडरी सेक्टर से हो गई। अब इन चीजों को हमारे द्वारा, हमारे पास कैसे, अब चॉकलेट बन गई फैक्ट्री में, अब जब चॉकलेट बन गई फैक्ट्री में तो उसको दुकानों तक कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो दुकानों तक या किसी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन चीजों का उपयोग होता है वो आपका टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर में केवल आपकी सेवाएं आती हैं। सेवाओं का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में चीजें बनी हैं उनको कैसे हम आपके ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमंस तक पहुंचा रहे हैं, वो सब चीजें जिस प्रकार से ह्यूमन तक पहुंच रही हैं वो सब आपके सर्विस सेक्टर में आ गया। सिंपल सा एक एग्जांपल
ले लेते हैं। मैंने कहा कि प्राइमरी सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर की बात करती है तो प्राइमरी सेक्टर में होता है कॉटन, ठीक है। अब कॉटन से सेकेंडरी सेक्टर में बनाया गया क्लॉथ। अब जब सेकेंडरी सेक्टर में एक क्लॉथ बन गया तो भैया आपने ऑनलाइन मंत्रा से ऑर्डर किया कि भैया हमें ये कपड़ा चाहिए, तो वो कपड़ा जिसके द्वारा आप तक पहुंचा, आप देखते नहीं, आप अगर ट्रैक करते हैं तो अराइव्ड लखनऊ, अराइव्ड इन योर लोकेशन, तो वो क्या करता है, जिस आदमी के द्वारा लेकर आया जाता है तो वो किससे बिलोंग करता है, आपका टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए एक बार सर्विस सेक्टर भी देख लेते हैं। मैंने कहा सर्विस सेक्टर क्या होता है, तो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट है, सेकेंडरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क, दूध की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क है प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक। उसको कौन आप तक पहुंचा रहा है, तो पहुंचाने वाला जो दूध वाला है, जो गाड़ी लेके आपके घर तक आ रहा है दूध लेके, वो सर्विस सेक्टर, वो टर्सरी सेक्टर से संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि वो आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू प्रोवाइड सर्विस। अब भैया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सब कुछ बंद कर रखा हुआ है, उसको लेकर भी तो जाना है, तो जो लेकर जाएगा वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, सर्विस सेक्टर से संबंधित होगा। तो इसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें ट्रांसपोर्ट आ गया, बैंकिंग आ गई, जो बैंक्स हैं जो आपको सेवाएं देती हैं। देखिए बैंक में क्या कोई प्रोडक्ट बनता है, नहीं, क्या नोट छपता है, नहीं छपता, बैंक आपको सेवाएं देती हैं। तो बैंकिंग, क्लीनिंग, डॉक्टर जो हो गए, डॉक्टर्स जो हो गए, डॉक्टर क्या कोई प्रोडक्ट बना कर देते हैं, दवाई आपको वहीं तुरंत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बना कर देते हैं, नहीं। तो डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन, ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब किससे संबंधित है, तो ये सब आपके टर्सरी सेक्टर से संबंधित हैं। तो 3 सेक्टर हो गए। इन तीनों सेक्टर को एक बार फिर से जरा समझ लेते हैं अलग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये आपका 10th में भी पड़ेगा और 10th में भी इससे संबंधित आपका लॉन्ग आंसर आता है और यहां पर भी संबंधित आपका लॉन्ग आंसर आता है। तो इसलिए एक बार इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी जो बेस है वो आपकी 3 सेक्टर्स पर बेस्ड है। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो वो आपकी 3 सेक्टर्स पे बेस्ड है। पहला होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है आपका टर्सरी सेक्टर, ठीक है। ये 3 सेक्टर आपके होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर जिसको प्राथमिक सेक्टर कहा जाता है, दूसरा सेकेंडरी, तो द्वितीयक, और तीसरा आपका टर्सरी मतलब तृतीयक। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो हर वह चीज जो आपकी नेचर से आपको प्राप्त होती है वह सब आपकी क्या आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। जैसे नेचर से आपको प्राप्त क्या होता है, एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वह सब आपके किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। जैसे आपका डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। उसके बाद फिशिंग हो गया, मतलब मछली पालन जो हो गया वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आया। उसके बाद फॉरेस्ट्रिंग हो गया, फॉरेस्टिंग का मतलब होता है पेड़ लगाना। जैसे आम के बाग मैंने लगा दिए और आम हमें प्राप्त हो रहा है, आम को मैं जाकर बाजार में बेच रहा हूं, तो फॉरेस्टिंग भी क्या हुआ, आपका प्राइमरी सेक्टर से संबंधित हो गया। मतलब हर वह चीज जिसमें हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके, मतलब नेचर का यूज करके हम उसको प्राप्त करते हैं, तो वह सब आपकी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित होती है। दूसरे नंबर पर अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर की चीजों को जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाकर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाकर एक नया फॉर्म दे देते हैं, एक नया फॉर्म मतलब एक नया रूप दे देते हैं, तो वह सब आपका सेकेंडरी सेक्टर में हो जाता है। जैसे कॉटन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है और प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है, तो कॉटन को हमने किस में चेंज किया, कपड़े में चेंज किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने कहा जैसे आपका शुगर केन है, शुगर केन की अगर बात करेंगे, गन्ने की अगर बात करेंगे तो गन्ने से शुगर प्राप्त करना और जैगरी प्राप्त करना, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित है। अब अगर तीसरे नंबर, तो अब देखिए, हाँ, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से जानते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। सेकेंडरी सेक्टर को आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। और अगर टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो टर्सरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर की बनी चीजें, सेकेंडरी सेक्टर की बनी चीजें, ये सब जैसे ह्यूमंस को प्रोवाइड की जाती है, मतलब
जिस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सर्विस प्रोवाइड करने का हर तरीका आपका टर्सरी सेक्टर में आता है। तो इसमें मैंने कहा जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। सिंपल सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कॉटन आपका प्राइमरी सेक्टर से, कॉटन से क्लॉथ जो बना वो सेकेंडरी सेक्टर से, क्लॉथ को दुकानों तक पहुंचाया गया किसके द्वारा, बसों द्वारा, ट्रकों द्वारा, तो वो टर्सरी सेक्टर से संबंधित है। तो जितने भी सर्विस सेक्टर, सर्विस जितनी चीजें होंगी सब टर्सरी, मतलब सर्विस सेक्टर के नाम से टर्सरी सेक्टर को भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर में आज हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जाना पीपुल एज ए रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, हमने जाना कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब हर वह चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है वह सब रिसोर्स कहलाती है। लोग कैसे जरूरतों को पूरा करते हैं, तो लोग देश की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो मैंने कहा देश की जरूरतें, उनकी स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस, ठीक है, उनकी एबिलिटी, ये सब कहीं ना कहीं देश के लिए बेहतर, देश को और बेहतर बनाने का काम करती है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं रिसोर्स होते हैं। फिर मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर के बारे में बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो इतना आज पढ़ लेते हैं, इतना आज पढ़िएगा और फिर बाकी हम आगे पढ़ेंगे। बाकी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए और स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, लड्डू खाते रहिए। ठीक है, गुड नाइट।